हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केनों की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस टॉपिक को और कई जगहों पे भी पाएंगे, कई 11th में भी ये टॉपिक आपके सामने आएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहला जो पॉइंट है, हम लोग बात करेंगे CX बॉन्ड नेचर के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे C और X के बीच बॉन्ड नेचर के बारे में। तो आज हम लोग पहले इसकी प्रॉपर्टी ना पढ़ के पहले इस बॉन्ड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये बॉन्ड कैसा होता है। तो बॉन्ड की प्रॉपर्टी जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि बॉन्ड कैसे बनता है। अगर आप वो चीज़ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जैसे 9th या 11th में आपने कई बार पढ़ा होगा, इन चीज़ों को देखा होगा कि ये है सोडियम और ये है क्लोरीन, इससे सब लोग परिचित होंगे आप लोग। और आपने देखा होगा यहाँ होता है प्लस और यहाँ होता है माइनस। हम लोग कह देते हैं कि यहाँ प्लस और माइनस के बीच जो अट्रैक्शन होता है, इस प्लस और माइनस के बीच जो अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं, वैद्युत संयोजक बंध कह देते हैं, इस प्लस और माइनस के बीच जो अट्रैक्शन होता है। अच्छा, ये प्लस और माइनस बना कैसे, आप ये सब तो अच्छे से जानते हो। इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की वजह से पॉजिटिव हो गया और ये रिसीव करने की वजह से नेगेटिव हो गया। तो सोडियम के प्लस और माइनस के बीच जो अट्रैक्शन होगा, इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से ये दे देता है और ये रिसीव कर देता है। बट अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, जैसे मान लो ये भी क्लोरीन हो, ये भी क्लोरीन हो, और इसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आप बताइए, क्या ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, या ये ग्रहण कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अब एक एक इलेक्ट्रॉनों का देखो 7 ऑलरेडी था, एक एक का साझा कर लिया, हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं यहाँ इस तरह से जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए, मैं तो ये कह दिया चलो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इस बॉन्ड के अंदर देखिए कि ये बना कैसे। तो बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉनों से। ये बॉन्ड कैसे बना था? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। और ये बॉन्ड कैसे बना है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी जो भी एटम्स उसमें भाग लेते हैं, उन दोनों के साझे से बॉन्ड बनता है। यहाँ पे एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इस क्लोरीन का होगा और दूसरा इस क्लोरीन का। तो अब हम लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि बॉन्ड में आखिर होता क्या है। तो बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन। और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यही कई बार आपने देखा होगा O और O के बीच में डबल बॉन्ड। तो बताइए, यहाँ एक बॉन्ड में अब भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड जो बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलके बनता है। कहीं आपने देखा होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ भी एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से? 2, ये वाला 2 और ये वाला भी 2। कुल मिला के बात ये है कि जब भी आप एक बॉन्ड को देखोगे तो अब आपको बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। यानी एक बॉन्ड के भीतर 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए। तो इस तरह हम लोग ये हल्का सा थोड़ा सा नॉर्मल रिवाइज कर रहे थे, 11th का 9th का, ये सब आपको मिला होगा। कुल मिला के हम यहाँ से बस यही कहना चाहते हैं कि जब भी आप एक बॉन्ड को देखो तो आप उसमें छिपे इलेक्ट्रॉन को देख ले जाओ कि हाँ भैया, अगर ये बॉन्ड है तो बॉन्ड के भीतर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा।
तो हम लोग इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हम बात करें C और X के बीच का बॉन्ड, तो यहाँ लिख लेते हैं C, यहाँ लिख लेते हैं X। अब इन दोनों को देखिए, वैसे तो 11th में हम लोगों को रटाया जाता है, हम लोग उसको ऐसे ही रटते हैं कि अगर सिमिलर एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है तो वो होता है पोलर। सिमिलर एटम्स के बीच जो भी बॉन्ड बनता है वो कैसा होगा? पोलर। ये हम लोग रट्टा मारते हैं। और अगर सिमिलर एटम नहीं है तो जो बॉन्ड बनता है वो होता है नॉन पोलर। तो ये तो रट्टा मारने वाली बात है। अब ऐसा क्यों होता है, आज हम लोग वही समझेंगे कि कब पोलर बनेगा, कब नॉन पोलर बनेगा, रीजन क्या है, वही सब आज सीखेंगे। तो देखिए, एक है कार्बन, दूसरा है हेलोजन। हेलोजन में कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों को आप देखोगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंट होता है। कार्बन की नेगेटिविटी कम होती है और हेलोजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हेलोजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच सकता है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज़्यादा रखता है। अब एक बॉन्ड में क्या देखोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ? यहाँ एकदम मिडिल में। लेकिन अगर नेगेटिविटी में फ़र्क है तो ये हेलोजन क्या करता है, इन दोनों, एक तो इसका खुद का है, खुद का वाला तो ठीक है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखता है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखेगा तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो कि बीच में होना चाहिए, बीच में ना होने के बजाय यहाँ किनारे पे आ जाता है। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन जब तक बीच में था सब कुछ बैलेंस था, इलेक्ट्रॉन बीच में होने के बाद सब बैलेंस रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन साइड में चला गया तो बताइए, ये सिरा पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये सिरा पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह इस बॉन्ड में 2 पोल बन जाते हैं। एक पोल देखो बन गया नेगेटिव और दूसरा पोल बन गया पॉजिटिव। तो अब आप बता सकते हो कि इस बॉन्ड का नेचर क्या है। तो इस बॉन्ड का नेचर क्या है? ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? तो ये बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड है। इस तरह जब भी हम लोग बात करेंगे C और X के बीच बॉन्ड नेचर की, तो आप बताएंगे कि C और X के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है। रीज़न क्या है पोलर होने का? तो रीज़न ये कि इसमें का जो एक एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ खिंच जाएगा और एक इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह एक सिरा नेगेटिव हो गया और दूसरा वाला पॉजिटिव हो गया, तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड का एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा, हल्का सा, पूरा नहीं, और एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। इस तरह हम लोग एक बात सीख गए कि बॉन्ड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है। चलिए, जब बॉन्ड पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब इसके बारे में कुछ छोड़ के जाना सही नहीं है, सब कुछ सीखते हैं। चलिए देखिए, ये बात तो तय है कि इनके बीच का जो बॉन्ड होगा कैसा होगा? पोलर। अब बॉन्ड के बारे में हम जब सीख रहे हैं तो कुछ और सीखते हैं कि कब ये बॉन्ड वीक होगा, कब स्ट्रांग होगा, या बॉन्ड की लेंथ क्या होगी। तो दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इसमें, दूसरे नंबर पे बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो आइए देखते हैं बॉन्ड की लेंथ कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। ये बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद आसान सा तरीका होने वाला है। देखिए, एक तरफ तो कार्बन फिक्स है, दूसरी तरफ हेलोजन। अब कार्बन तो ठीक है, हेलोजन की जगह पे फ्लोरीन आ गया, कार्बन तो ठीक है, क्लोरीन आ गया, कार्बन ठीक है, ब्रोमीन आ गया, कार्बन तो ठीक है, उसके बाद आयोडीन आ गया। देखिए, कार्बन का जो साइज़ होगा, कार्बन का साइज़ तो फिक्स होगा, वो घटने बढ़ने का नहीं है। लेकिन जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनका साइज़ होता है अलग अलग। फ्लोरीन में 2 या 3 ही ऑर्बिट होगा, इसमें 1 ऑर्बिट एक्स्ट्रा होगा, इसमें 1 ऑर्बिट एक्स्ट्रा होगा और इसमें भी 1 ऑर्बिट एक्स्ट्रा होगा। यानी हम सब लोग जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे अगर हम लोग जाएंगे ग्रुप में, जब भी आप ऊपर से नीचे जाओगे तो एटम का साइज़ जो है इंक्रीज होता है, बढ़ता है।
तो ये जो फ्लोरीन होगा इतना बड़ा होगा, क्लोरीन और बड़ा होगा, ब्रोमीन और बड़ा होगा और आयोडीन और बड़ा होगा। तो इस तरह आप बताइए। और बॉन्ड लेंथ कहते किसे हम लोग? बॉन्ड लेंथ दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। एक बार ये डिस्टेंस देखिए, फिर ये डिस्टेंस देखिए, फिर ये डिस्टेंस देखिए और उसके बाद ये डिस्टेंस देखिए। तो आप देखेंगे कि जैसे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते आएंगे, तो जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो कितनी आसान सी ये बात है कि एक तरफ एटम का साइज फिक्स है, कोई समस्या नहीं। अब एक तरफ एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अगर एटम का साइज बढ़ता गया तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अगर आपको क्रम डिसाइड करना पड़े कि बॉन्ड लेंथ का एक क्रम बनाइए, तो आप क्या तुरंत आप आसानी से बना सकते हो। क्या बनेगा बताइए? सबसे बड़ा CI, उसके बाद CBr और उसके बाद CCl और सबसे छोटा जो होगा वो होगा CF। तो अगर आपसे कहा जाए कि बॉन्ड का जो क्रम है उसको बनाइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो सबसे बड़ा कौन होगा? CI। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कार्बन तो फिक्स है भाई। उसके बाद जो I है एटम बड़ा है, जो एटम बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ बड़ा बनाएगा। तो इस तरह बॉन्ड लेंथ के बारे में हम लोग सीखते हैं कि एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर जिनका इंक्रीज होगा, बड़ा होगा, उनका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। तो इस तरह ये क्रम बनता है बॉन्ड लेंथ का। इतना सीख लिए हैं तो एक पार्ट और सीख लेते हैं, रिएक्टिविटी का। ये भी इंटरेस्टिंग है। अब रिएक्टिविटी का क्या मामला है भाई? रिएक्टिविटी का मामला देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आप, चलिए मान लीजिए CF किसी से रिएक्ट करता है। CF अगर किसी से रिएक्ट करता है तो कोई थर्ड पर्सन आके इससे कब जुड़ेगा? कब जुड़ेगा? जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे तब तक कोई थर्ड पर्सन आके इनसे जुड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब कि थर्ड पर्सन के जुड़ने के लिए, इसके रिएक्शंस करने के लिए इस बॉन्ड को टूटना होगा। इस बॉन्ड को क्या करना होगा? टूटना होगा। क्योंकि जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक कोई तीसरा आके यहाँ जुड़ नहीं सकता। यानी इस बॉन्ड को टूटना होगा। पहली बात, इस बॉन्ड को टूटना होगा रिएक्शन होने के लिए, ठीक। अब ये कब टूटेगा, कब नहीं टूटेगा? तो हम सब जानते हैं कि अगर बॉन्ड छोटा होगा, अगर बॉन्ड कैसा होगा? छोटा। अगर बॉन्ड छोटा होगा तो वो आसानी से नहीं टूटेगा। बॉन्ड कैसा होगा? अगर बॉन्ड छोटा होगा तो आसानी से नहीं टूटेगा। जैसे जैसे बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड कैसा होता जाएगा? वीक हो जाएगा। तो अब बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है? जो सबसे छोटा होगा। ये वाला स्ट्रांग है, ये थोड़ा सा कम स्ट्रांग है, ये और कम और ये सबसे कम। तो बताइए सबसे पहले टूटेगा कौन? सबसे पहले टूटेगा CI वाला। तो अगर आपसे रिएक्टिविटी का क्रम बनाने के लिए बोला जाए कि रिएक्टिविटी का क्रम बनाइए, तब भी आप यही बनाएंगे कि ये बॉन्ड सबसे कमज़ोर है और ये सबसे पहले टूटेगा, उसके बाद CBr और उसके बाद CCl और सबसे लास्ट में CF। तो इस तरह हम लोग CX के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नेचर क्लेरिफाई कर पाए हैं कि सबसे पहले हम लोग जान पाए हैं कि इसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। फिर हम लोग क्या जाने कि बॉन्ड की लेंथ कैसी होती है। तो बॉन्ड की जो लेंथ होती है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह एटम का साइज अगर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तीसरी बात क्या सीखी हम लोगों ने? रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी में मैंने आपको बताया कि जो बॉन्ड सबसे पहले क्रैक होगा, जो बॉन्ड वीक होगा, वो मोर रिएक्टिव होगा, तो वो ज़्यादा रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी। तो CI ये सबसे लॉन्ग बॉन्ड है, तो सबसे पहले यही क्रैक होगा। तो अगर ये आसानी से टूटता है तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन भी आसानी से करेगा। तो इस तरह आज हम लोग एक छोटी टॉपिक कंप्लीट करते हैं। बस इतना ही आज मुझे बताना था, बाकी चीज़ें फिर आगे एक्सप्लेन की जाएंगी।